मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्रातः पहली भोर 2023 की किरणें ये निकल करके आएंगी। हम उनका स्वागत करेंगे। 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा ये मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज बीतने के बाद नव वर्ष खुशियां भरा ये वर्ष आए, ऐसी मैं कामना करता हूं और इस नव वर्ष की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये वर्ष भर की यात्रा जब शुरू की थी तब इसी प्रकार से नव वर्ष की भांति शुरू की थी और लगातार आज वर्ष भर की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत से सज्जन पुरुष मिले, बहुत साथी मिले, मित्र मिले, साथी सारथी हुए और बहुत सी चुनौतियां भी आई, बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम भरपूर उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। आज हमें संतोष है कि उन बाधाओं के बावजूद, विरोधियों से चुनौतियों मिलने के बावजूद हम सफलतापूर्वक यहाँ तक बढ़े हैं और आगे 2023 में वर्ष भर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है। जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 ये कोविड का एक 2 साल का वर्ष, लेकिन 2022 में भी भले ही कम मात्रा में रहा हो, लेकिन ये चुनौती लगातार बनी रही है। आज भी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमने इसके इलाज के लिए, हर व्यक्ति के इलाज के लिए और जो टीकाकरण किया, जिस प्रकार से देश भर में एक सफलता मिली, उस काम को हम लगातार करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो और कभी भी फल की बहुत चिंता न करो। इस पथ पर मित्रों, मैं तो आज इस पिछले वर्ष की जो बाधाएं और चुनौतियां, उनकी जब बात कर रहा हूं, वहां अगले वर्ष की भी बात मैं करूंगा। हमेशा जब कोई समय बीतता है तो उसके कुछ अनुभव भी होते हैं और उन अनुभवों के आधार के ऊपर आदमी कुछ सीख लेता है। उस सीख के आधार पर नए वर्ष का, नई यात्रा का अपना कार्यक्रम शुरू करता है और जो उसकी चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को भी सामना करने के लिए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है। हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती इस प्रदेश में, वैसे तो देशव्यापी भी ये है, लेकिन प्रदेश के अंदर हमको बहुत बड़ी चुनौती वो भ्रष्टाचार की एक सामना इसका करना पड़ा। ठीक हम जब 2014 में सत्ता में आए थे, उसी समय मन में ये विचार किया था कि जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा रोग है, ऐसा ये कैंसर है कि जिसको समाप्त किए बिना हम समाज को स्वच्छ समाज ये करना शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ा जो एक लोक जागरण का कार्यक्रम था, वो भी हमने शुरू किया। हमने अपने अधिकारी, कर्मचारी, अपने नेता, इन सबके मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के और हम आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब परिवारों का, उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए। टारगेट रखा कि 1 लाख गरीब परिवार, इनका परिवारों का जो अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम ये करें। हमें उसमें सफलता मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है। उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस भ्रष्टाचार की इस एक प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको सफलता मिली है। हम लोग लगातार सरकार के जो काम है उसको करने के लिए हम आगे कर रहे हैं और सरकार के काम करते करते, चाहे विकास के काम है, विकास के काम में ढेरों हमारी जो उपलब्धियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे जो
विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे शिक्षा के भवन है, चाहे हमने अस्पताल खोले हैं, अथवा रेलवे के केंद्र सरकार की सहायता से रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोले हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमने लगातार बढ़ाया है। और केवल इतना मात्र ही नहीं, तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है। शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक चुनौती हमारे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानी कैसे हम आगे बढ़े, बालकों की शिक्षा का स्तर ये कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान में होगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने लगभग 7 लाख टेबलेट्स यानी बच्चे को आईटी का उपयोग करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, 7 लाख टेबलेट्स हमने बांटे हैं। इतना बड़ा कार्य शायद किसी और प्रदेश में कभी हुआ नहीं, किसी दुनिया के देश में भी नहीं हुआ है। लेकिन यदि बीमार होता है व्यक्ति तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की वृद्धि की, हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल ये हमने खोलने की योजना बनाई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसका लगभग सब जिलों के अंदर शिलान्यास अथवा निर्माण कार्य ये शुरू हो गए हैं। आने वाले 3 या 4 वर्ष के अंदर सब जिलों में मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही इसमें परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है, ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे उसकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक रहे, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सके। और खास करके सामाजिक सुरक्षा ये भी चिंता का एक विषय है कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं अपनी आयु के कारण से, अपने शरीर के यानी स्वास्थ्य के कारण से। तो तरह तरह की ऐसी जो कठिनाइयां ध्यान में करते हुए, या आयु का जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, अभी 2500 रुपया है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं उनको भी, जो ग्रस्त ऐसे लोग हैं उनको भी 25 रुपये मासिक उसका दिया है। तो दोस्तों सुन लिया होगा आपने कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जनता को सीधा संवाद संबोधित किया है कि आज तो वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर, तो आज हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर ने जो नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं वो सभी हरियाणा वासियों को दी है। और जो आयुष्मान कार्ड और आपका बीपीएल कार्ड या इनकम जो आपकी फैमिली इनकम है, इन सभी के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा धमाका किया है। तो यह सभी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब ये सारा विषय जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर बहुत जो उपयोगी हमारा साधन वो है परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम है उसमें हमें मिल चुके हैं। और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है, जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है जनता इसमें सहयोग करेगी और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस
पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 300-400 रुपए का एक लाभ मात्र है, लेकिन उसके बदले में जिस गरीब परिवार को राशन नहीं मिला उसके बच्चे कैसे भूख से सोते होंगे, उसकी हालात क्या होती होगी। तो हमने 30 लाख परिवारों को, जो कभी ये 27 लाख परिवारों को राशन पहले मिलता था, अब 3 लाख परिवार जोड़ करके और आगे बढ़े हैं। नए 15 लाख कार्ड बने हैं, 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तो उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र है, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 81 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, जब 30 लाख कार्डों का उथल पुथल हुआ है, अगर 1% भी उसके अंदर गलतियां हुई हो तो 30,000 परिवारों की गलतियां हो सकती हैं, जो कि जिले में 1000 लोगों से भी ऊपर बैठता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी संख्या में अगर हुआ भी होगा तो हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे और जनवरी के इस महीने में इस सारे कार्यक्रम को हम ठीक करके आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस सारी बात को केवल कहने का एक ही अर्थ है कि हम लोग प्रदेश की उन्नति के साथ साथ अपनी सोच भी ध्यान रखें कि अगर मेरी आवश्यकता है तो सरकार सहायता करेगी, और यदि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अपने आप चला सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उस प्रकार से अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। हम लोग लगातार इन चीजों पर ध्यान बनाए हैं कि जो भी कोई कठिनाई हमको ध्यान में आती है या जो भी कोई सुझाव आपसे हमको मिलेगा, उस सुझाव का हम ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, विपक्ष हमारे ऊपर जो कटाक्ष बार बार करता है उससे भी मैं सचेत करना चाहूंगा। हमेशा ये विपक्ष कहते हैं कि नई व्यवस्थाएं ये खराब है, गलत है। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। बहुत लोगों के घर बैठे नौकरी लगी है, बहुत लोगों को कहीं किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, और आगे भी हम इन चीजों को बढ़ाने वाले हैं। इनका कहना है कि हम परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे, इनका कहना है कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट को खत्म कर देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने से कितना दूभर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगे हैं उनके जो स्वार्थ पहले पूरे होते थे, अब स्वाभाविक है इन व्यवस्थाओं से उनको आगे बढ़ने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। जब ये नहीं बचा है तो स्वाभाविक उनकी जो तकलीफ है उनको होगी ही। तो मैं इन सब विषयों को लेकर के आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस पिछले वर्ष में 2022 में जो उपलब्धियां हमारी हैं उसके ऊपर आप लोग जरूर विचार करें। सुझाव आपकी ओर से आएंगे, हम उसका जरूर आप मेरे पास किसी भी तरीके से भेजेंगे और अच्छे सुझाव जो होंगे उसका पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और इन किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाए, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको विदेश भेजा जाए, और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर उसकी आवश्यकता है उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक सूचना आपको ये भी देनी है कि जब सन 2023 प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से यूएनओ ने इसको मोटे अनाज का वर्ष, अंग्रेजी में मिलेट ईयर
ये कहा है। तो इस वर्ष में हमको मोटा अनाज ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी एक विचार करके सबके साथ सबके विकास में सबका प्रयास और सबके लिए काम करते हुए आगे बढ़ें, यही आपसे निवेदन करते हुए पुनः आने वाला नववर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।